ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस सुनने में एक बहुत इजी टॉपिक लगता है, बट नीट में इसी टॉपिक में से बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो बच्चे, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर दो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। वन इज CO2, अनदर इज O2। CO2 का ट्रांसपोर्ट तीन तरीकों से होता है: as dissolved form, as bicarbonate ions, as carb amino hemoglobin। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है as dissolved form and as oxyhemoglobin। Now we will discuss in detail about the three methods of CO2 transportation and two methods of oxygen transportation in our body. So we will first start with transport of oxygen. So 100% में से जो बेटा 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है डायरेक्टली एज डिजॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। आपको पता है हमारे ब्लड का जो मेजर कंपोनेंट होता है दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है एंड डिजॉल्व होने के बाद फिर जहाँ जहाँ प्लाज्मा हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करेगा, और वी कैन से जहाँ जहाँ ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करेगा, ऑक्सीजन साथ साथ फ्लो करेगी। कहाँ से कहाँ ऑक्सीजन फ्लो करेगी? फ्रॉम द एल्वेलाई वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। वहाँ से एल्वेलाई से ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी एंड देन वहाँ से वो टिश्यूज के पास जाएगी, बिकॉज अल्टीमेटली आवर टिश्यूज नीड द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। सो टोटल में से 3%, रिमेंबर 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है एज डिजॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। नाउ second line which I mentioned is it is directly proportional to partial pressure of oxygen। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमारे बॉडी में होगा उतना ज़्यादा एंड उतना जल्दी वो ऑक्सीजन प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होगी। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिसॉल्व्ड फॉर्म, हाउ मच डिसॉल्व्ड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। इस वे से बेटा टोटल 97% ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। अब इस 97% वाले पार्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हीमोग्लोबिन। सो योर हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स, हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट एंड हीम इज द आयरन पार्ट। सो बेटा जो आयरन पार्ट होता है, दी आयरन पार्ट कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड एक हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल 4 आयरन पार्ट्स होते हैं एंड 1 आयरन पार्ट कैन कंबाइन विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आई एम रिपीटिंग, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन होते हैं एंड एक आयरन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है, विच मीन्स एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर सकता है। एंड यू नो व्हाट इज मच इंटरेस्टिंग इज, एक ऑक्सीजन जब एक आयरन के साथ बॉन्ड करता है तो वो दूसरे ऑक्सीजन की बॉन्डिंग को, दूसरे ऑक्सीजन की बाइंडिंग को और भी ज्यादा एनहांस करता है। सो बेसिकली 1 hemoglobin can bind with 4 oxygen molecules and 1 hemoglobin contains 4 iron. That is why 1 hemoglobin can bind with 4 oxygen molecules. Very important. Now, in transport of oxygen, another very important topic is the oxygen dissociation curve. This is the graphic representation of how oxygen binds with hemoglobin or our blood. So this graph is sigmoid. We will first discuss about the graph and then we will see what is this right shift and left shift. So this is the graph oxygen dissociation curve, in which on x-axis we have partial pressure of oxygen and on y-axis we have oxygen hemoglobin saturation. Saturation means how much oxygen is combining with the hemoglobin. Okay, so initially स्टार्टिंग में हमारे पास एक छोटा सा लैग फेज आता है। लैग फेज मीन्स स्लोली
हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है। जैसे जैसे ये बाइंडिंग होनी शुरू होती है, बाइंडिंग प्रोटोकोऑपरेटिविटी की वजह से एनहांस होती है, एंड जिस वजह से बेटा हीमोग्लोबिन एकदम से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, तो लॉग फेज आता है। बट when all the available hemoglobin is bonded with oxygen and no more hemoglobin is available for the oxygen, तब ये ग्राफ स्टेशनरी हो जाता है. So this phase is the stationary phase, which is showing no more hemoglobin can bind with the oxygen. Now this is the S-shaped curve like this. So that is why its name is sigmoid curve. Now बेटा अगर मैं पर्टिकुलर पॉइंट को देखूं, लेट्स से मैं 50% पे जाती हूँ, अगर मैं 50% को देखूं तो बेटा जी इतना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए फॉर द 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. अब अगर हमारे पास बेटा ये कर्व मैं इस साइड पर शिफ्ट कर रही हूँ, दो शिफ्ट पॉसिबल है. दिस शिफ्ट ऑफ द कर्व इज लेफ्ट शिफ्ट, एंड ये जो कर्व का शिफ्ट है बेटा दिस इज द राइट शिफ्ट. अब जब बेटा लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो रहा है कर्व, तब आप देख सकते हो कि 50% सैचुरेशन बहुत कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर हो रही है. बट जब कर्व राइट साइड पर शिफ्ट हो रहा है तब 50% ऑफ सैचुरेशन के लिए हमें बहुत ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लग रहा है. सो दैट मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ शिफ्ट इज शोइंग कि बहुत सारा हीमोग्लोबिन अवेलेबल था ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के लिए, बट राइट शिफ्ट इज शोइंग कि हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन की बॉन्डिंग थोड़ी सी मुश्किल थी. कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो इस बॉन्डिंग को इम्पैक्ट कर रहे हैं. So now we will discuss all those factors which will affect the oxygen dissociation curve when the curve will shift on the left side and when the curve will shift on the right side. So when the partial pressure of oxygen is high, of course, when the partial pressure of oxygen is very high and the partial pressure of CO2 is very low, then the curve will shift to the left side. CO2 है ही नहीं, but partial pressure of oxygen is very high, and even it is not right to say CO2 है ही नहीं, मतलब it is CO2 is very less but partial pressure of oxygen is very high. In that case the hemoglobin will bind with oxygen only, not with the carbon dioxide, or it is right to say very less hemoglobin will bind with CO2 but more it will bind with the oxygen. So the curve will shift to the left side. Less temperature and more pH. More pH means less H positive ions. ये जो H positive ions and CO2 का जो कॉम्बिनेशन है, ये कैसे कर्व को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो रहा है, ये बहुत अच्छे से समझ में आता है जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 डिस्कस करेंगे. Okay, and less amount of 2,3-DPG. Now what is this DPG? DPG is diphosphoglycerate. Diphosphoglycerate हमारी बॉडी के अंदर बनता है ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस. सो आरबीसी के अंदर जैसे जैसे ग्लाइकोलाइसिस होगा डीपीजी की अमाउंट जो है वो इंक्रीज होगी. ये जो डीपीजी है बेटा, जैसे जैसे इसकी अमाउंट इंक्रीज होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो ये हीमोग्लोबिन को स्टेबलाइज करना शुरू कर देता है, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को स्टेबलाइज करना शुरू कर देता है. अगर डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा तो स्टेबल फॉर्म कभी भी अनस्टेबल नहीं होना चाहेगी, तो फिर डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ही स्टेबल रहेगा और वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं होगा. सो बेसिकली अगर हमारी आरबीसीज के अंदर डीपीजी की अमाउंट ज्यादा है, दिस डीपीजी देन बाइंड्स विद डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन एंड ये इस स्टेट ऑफ हीमोग्लोबिन को स्टेबल बना रहा है. अगर डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की स्टेट स्टेबल हो रही है तो हीमोग्लोबिन कभी भी ऑक्सीजनेट होना नहीं चाहेगा, तो हीमोग्लोबिन की अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से बेटा हीमोग्लोबिन से जितना भी ऑक्सीजन बॉन्ड होगा वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा एंड कर्व राइट साइड पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा. सो अगर हमें कर्व को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना है तो हमारी बॉडी के अंदर डीपीजी की अमाउंट हमेशा कम रहनी चाहिए.
अगर बेटा हमें कर्व को राइट साइड पर शिफ्ट करना है तो सारे फैक्टर्स एकदम ऑपोजिट हो जाते हैं। दैट मीन्स CO2 की पार्शियल प्रेशर ज्यादा होनी चाहिए, 2-3 DPG की अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होनी चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए एंड pH कम होना चाहिए। एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द लेफ्ट साइड। तो जो लेफ्ट साइड के फैक्टर्स हैं उनके ऑपोजिट राइट साइड पर हैं। यहां से नीट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके क्वेश्चंस पूछा जाता है। सो पे योर ऑल अटेंशन हियर एंड ट्राई टू रिटेन दीज फैक्टर्स। लेफ्ट साइड पर कर्व कब शिफ्ट हो रहा है? मोर pH एंड more partial pressure of oxygen, less partial pressure of CO2, less 2-3 DPG and less temperature. right side पर कब shift हो रहा है? less pH, more CO2, less oxygen, more 2-3 DPG and more temperature. now सुनने में एक बार ही लगता है कि जो लेफ्ट साइड है कर्व का वो ही अच्छा है, राइट साइड का शिफ्ट जो है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। बट बेटा ऐसा नहीं है, हमें अपनी बॉडी में दोनों शिफ्ट इक्वली रिक्वायर्ड हैं अगर हमारी बॉडी को फंक्शन करना है। कैसे? दैट वी विल सी। सो बेटा अगर हम बात करें एल्वेलाई वाली साइड पर, एल्वेलाई वाली साइड पर क्या होगा? यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा और जो यहाँ पर ब्लड आएगा टिश्यूज से, इनके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा। अब हमें यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना है, तो यहाँ एट द एल्वेलाई साइड व्हाट आई वांट कि जो हमारा कर्व है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाए, तभी तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अब यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, CO2 ब्लड के पास आ जाएगी, PCO2 एल्वेलाई के पास चली जाएगी। तो अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो गया है? राइज होना शुरू हो गया है एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से बेटा यहाँ पर अब कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड पर। डायरेक्टली लर्न इट। एट द एल्वेलाई साइड the oxygen dissociation curve shifts to the left side, but at the tissue side, अब यहां पर हमने क्या करना है? जो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है और हमारे टिश्यूज के अंदर ऑलरेडी रेस्पिरेशन साइकिल चल रहा है, ये जो CO2 है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, हमें अब क्या करना है बेटा? ये CO2 को ट्रांसपोर्ट करना है ब्लड के पास, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है टिश्यूज के अंदर। अब ये कैसे होगा? अब मैं चाहती हूँ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड बन जाए, मतलब हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन ब्रेक हो जाए। वो कैसे होगा? व्हेन द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। सो एट द टिश्यू साइड जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट साइड पर शिफ्ट होता है एंड एट द एल्वेलाई साइड जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होता है। ओके, सो यही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि टिश्यूज पर कर्व शिफ्ट होता है राइट साइड पर, विच प्रमोट्स ऑक्सीजन अनलोडिंग फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। लंग्स में ये लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होता है, विच प्रमोट्स ऑक्सीजन लोडिंग। So this is your oxygen dissociation curve, very important topic for the NEET. Next we have transport of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है 3 मेथड से, एज डिजॉल्व्ड फॉर्म, एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एंड एज बाइकार्बोनेट आयंस। एज डिजॉल्व्ड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट 7% ही ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे हमने ऑक्सीजन के केस में पढ़ा था बेटा। सिमिलरली CO2 में भी CO2 प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होगी एंड जहां जहां फिर प्लाज्मा जाएगा वहां वहां साथ में CO2 हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टोटल में से 20 to 23% हमारी जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होती है एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। बट ऑलवेज रिमेंबर, ऑक्सीजन बाइंड हो रहा था विद द हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, बट CO2 बाइंड होती है विद द ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। Always remember, CO2 binds with the globin part of the hemoglobin. Globin part is the protein part of hemoglobin. So here again, one hemoglobin can bind with 4 CO2 molecules, क्योंकि एक hemoglobin 4 प्रोटीन और ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का बना होता है। थर्ड मेथड इज एज बाइकार्बोनेट आयंस। टोटल का 70% जो है बेटा ये ट्रांसपोर्ट होता है एज बाइकार्बोनेट आयंस।
सो बेटा हमारे जो आरबीसी होता है उसके अंदर एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वो क्या करता है, जैसे ही मतलब हमारे टिश्यूज में से CO2 हमारे ब्लड में आया, साथ के साथ वो CO2 एंटर कर जाता है आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर एंटर होते ही इट विल कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म in the presence of enzyme carbonic anhydrase H2CO3. Now this H2CO3 will break to form H positive and HCO3 negative. अब ये HCO3 negative RBC से बाहर आएगा in the plasma एंड इस फॉर्म में दिस बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में अब CO2 ट्रांसपोर्ट होगी, जहां जहां प्लाज्मा जाएगा वहां वहां उसको लेके आएगा। अब ये हुआ टिश्यू साइट पर। ये रिएक्शन जो होता है बेटा ये होता है टिश्यू साइट पर। सेम टू सेम बैकवर्ड फॉर्म में रिएक्शन होगा एट द एल्वेलाई साइट। एल्वेलाई साइट में क्या होगा, ये HCO3 नेगेटिव वापस आरबीसी के अंदर जाएगा। It will combine with H positive ions, it will form H2CO3 and then it will again form CO2 plus H2O. Now this CO2 will come out of the RBC to enter into the alveoli so that we can breathe out this CO2. So इस फॉर्म में 70% जो है हमारी CO2 ट्रांसपोर्ट होती है as bicarbonate ions, 7% as dissolved form, 20 to 23% as carbaminohemoglobin, 70% as bicarbonate ions. Okay, so I hope यहाँ तक सब क्लियर है। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्लोराइड शिफ्ट। छोटा सा टॉपिक है बट एक बहुत अच्छा नीट का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। क्लोराइड शिफ्ट क्या है? जब बेटा CO2 ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लाज्मा से CO2 आरबीसी के अंदर एंटर हो रहा है, तब ये कंबाइन करके क्या बना रहा है, H2CO3 जो आगे ब्रेक होकर बना रहा है H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव। देन दिस HCO3 नेगेटिव कम आउट ऑफ द आरबीसी। जब बेटा HCO3 नेगेटिव यहाँ आ रहा है, आप खुद देखो H पॉजिटिव कलेक्ट हो रहा है आरबीसी के अंदर, HCO3 नेगेटिव आ रहा है प्लाज्मा के अंदर। इट क्रिएट्स आयनिक डिसबैलेंस। अब इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयंस प्लाज्मा से शिफ्ट हो जाते हैं H पॉजिटिव आरबीसीज के अंदर। कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? फ्रॉम प्लाज्मा टू द आरबीसीज। दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। ये कब हो रहा है? एट टिश्यू लेवल, जब CO2 कंबाइन कर रहा है वाटर के साथ। अब जिस टाइम पर एल्वेलाई के साइट पर हमें CO2 को बॉडी से बाहर निकालना है, लंग्स में से ब्रीद आउट करना है, उस टाइम पर क्या होगा? एल्वेलाई वाली साइट पर प्लाज्मा पर HCO3 नेगेटिव जो है बेटा वो प्लाज्मा से एंटर हो रहा है HCO3 नेगेटिव बैक इनटू द आरबीसी सो दैट ये H पॉजिटिव आयंस के साथ कंबाइन करे, H2CO3 बनाए एंड देन CO2 प्लस H2O बनाए एंड देन CO2 कम आउट ऑफ द आरबीसी टू एंटर इनटू द एल्वेलाई। अब पहले क्लोराइड आयंस एंटर किए थे टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस। अब HCO3 नेगेटिव तो प्लाज्मा से वापस एल्वेलाई में जा चुका है, HCO3 नेगेटिव वापस जो है आरबीसी के अंदर एंटर कर चुका है। सो इसीलिए बेटा फिर से आरबीसी में से Cl नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाता है। दिस इज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। So chloride shift is at the plasma site, reverse chloride shift is at the alveoli site. Very important topic, chloride shift. Now this is the same topic in your NCERT. From NCERT you should highlight these pointers like 97% of oxygen is transported by the RBCs and 7% of CO2 is transported as dissolved from through plasma. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में जब ऑक्सीजन कंबाइन करती है बेटा हीमोग्लोबिन के साथ इन अ रिवर्सिबल मैनर। ऑलवेज रिमेंबर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया देन वो कभी ब्रेक ही नहीं होगा। नो, इट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Okay, so these are some factors which are telling us that how the oxygen dissociation curve is shifting towards right and left side. Next we have, yes, very important, almost 100 ml of oxygenated blood can transport 5 ml of oxygen. So 100 ml oxygenated blood के अंदर 5 ml oxygen जो है वो transport हो रही होती है। And transport of carbon dioxide में बेटा वी हैव आरबीसीज के अंदर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ऑलवेज रिमेंबर वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। बट अगर हम कंपैरिजन करें आरबीसी कंटेन्स
a lot of this enzyme and plasma contains very less of this enzyme. That is why ये reaction हम mainly बोलते हैं कि RBC के अंदर ही हो रहा है, but only RBC के अंदर नहीं हो रहा, थोड़ा सा प्लाज्मा के अंदर भी होता है. एंड अगेन 5 ml ट्रांसपोर्ट कर रहा था, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा था 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, बट 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ओनली 4 ml ऑफ CO2 टू द alveoli. So these are some important points which you should highlight in your NCERT for the last moment revision. So after this concept clarity, now it's the time to practice some of the PYQs on the basis of this transport of gases only. So the first PYQ is identify the wrong statement with reference to transport of oxygen. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है. ऑलवेज जब भी क्वेश्चन को बेटा रीड कर रहे हो नीट के एग्जाम में, हमेशा ध्यान से पढ़ो रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा है या राइट स्टेटमेंट बोल रहा है. रश में ये कभी मत करो कि फटाफट देख लिया रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं राइट स्टेटमेंट पूछ रहा और कुछ भी आंसर कर दिया. नहीं, always mark it, identify the wrong statement. So first we have binding of oxygen with hemoglobin is mainly related to partial pressure of oxygen. क्या ये statement correct है? बिल्कुल करेक्ट है. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन. बिल्कुल, अगर बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कम बाइंड करेगा, क्योंकि देन बिकॉज हमारे हीमोग्लोबिन की CO2 के लिए अफिनिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कम करेगा. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. Higher H positive concentration in alveoli favors the formation of hemoglobin. No, higher H positive ion कब बनेंगे? जब बेटा हमने अभी देखा जब RBC के अंदर H2CO3 फॉर्म हो रहा है, देन ये ब्रेक करके H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव बना रहा है. तो H पॉजिटिव आयंस एक्यूमुलेट कब होंगे? जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. तो अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कभी भी फेवर नहीं करेगा. तो ये स्टेटमेंट गलत है. लो PCO2 इन alveoli फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि बेटा जितना PCO2 कम होगा उतना ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जल्दी एंड ज्यादा फॉर्म होगा. सो यहाँ हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड विल. अगर pH ऑफ ब्लड रिड्यूस हो जाती है तो क्या होगा? अगर बेटा pH ऑफ ब्लड रिड्यूस हो जाती है, इसका मतलब है H पॉजिटिव आइंस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं. H पॉजिटिव आइंस इंक्रीज हो रहे हैं तभी जो हमारा इन्वायरमेंट है वो एसिडिक बन रहा है. एसिडिक बन रहा है मतलब pH डिक्रीज हो रही है. तो H पॉजिटिव आइंस जो है वो कब बनेंगे? जब CO2 बहुत ज़्यादा है. सो अगर CO2 बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से बेटा हमारे ऑक्सीजन की अफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. सो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जैसे जितना pH जो है हमारी बॉडी के अंदर रिड्यूस होगा वो हमारे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी डिक्रीज करता जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज ए. Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs as bicarbonate ions. Very easy. हमने अभी देखा था 7% of CO2 is transported as dissolved form in plasma, 20 to 23% as carbaminohemoglobin and 70% as bicarbonate ions. So the correct option is A. A large proportion of oxygen remains unused in the human blood even after its uptake by the body tissues. This oxygen, okay, this question is important. कहते जितना भी हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं उसमें से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 100% ऑक्सीजन इनहेल करते सारी हम पूरी की पूरी यूज कर ले रहे हैं. कुछ जो है वो हमेशा हमारी बॉडी के अंदर बच जाती है. वो क्यों बचती है बेटा? दैट ऑक्सीजन इज स्टोर्ड इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड आवर मसल्स फॉर द एक्सरसाइज. So this oxygen is stored as a reserve during the muscular exercise. So the correct answer is A. Bulk of CO2 released from body
टिश्यूज इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज, जो कहते हैं मेनली हमारी बॉडी के अंदर जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होती है, वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, कि कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज बाइकार्बोनेटाइन। 70% जो है वो बाइकार्बोनेटाइंस की फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट हो रही है, और कहाँ प्लाज्मा के अंदर भी एंड RBC के अंदर भी। अगर आप बाकी भी ऑप्शंस में पढ़ो, फ्री CO2 इन ब्लड प्लाज्मा इट इज ओनली 7%, नॉट बल्क। 70% as carbamino, no, it is only 23%, not 70% as carbamino. And carbamino hemoglobin in RBCs, no, it is again only 23%, not the bulk. So the answer is A, as bicarbonatines in blood plasma and RBC. What is true about RBCs in humans? Humans RBCs के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सो दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2। फर्स्ट ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बेटा। हमारी CO2 जो है वो मेनली 20 to 23% एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, जिसमें वो RBC के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट के साथ बाइंड करती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांसपोर्ट 90 to 99.5% ऑफ CO2, नो, दे ट्रांसपोर्ट 80% ऑक्सीजन ओनली एंड रेस्ट 20। ये स्टेटमेंट भी गलत है। 80% RBCs जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं करते ऑक्सीजन, दे डू नॉट कैरी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, दैट दे डू नॉट कैरी CO2, दे डू कैरी CO2 बट इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। The hemoglobin of a human fetus, yes, very important concept. So hemoglobin of a human fetus, बेटा अगर हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व देखें, अगर मदर का कर्व यहाँ है तो फीटस का कर्व हमेशा इससे ऊपर आता है, मीन्स यहाँ पर, विच मीन्स कि fetal hemoglobin की affinity for oxygen is higher than the maternal hemoglobin, so has higher affinity for oxygen than that of an adult. So the correct answer is B. Always remember, very important for NEET, that जो human fetus होता है उसके blood की affinity oxygen के लिए ज़्यादा होती है maternal से and adult से। okay, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू नाउ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अच्छे से रिवाइज करो फ्रॉम योर NCERT, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड डे 2 मिस मत करना। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू बायोएज। थैंक यू।